हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली इंडिया के डिपोजिटरीज के रिगार्डिंग है, राइट। और इसके अंदर हमारे पास प्राइमरीली दो प्लेयर्स है जिसके जिसके बारे में बात करेंगे, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर थ्रू आउट द टॉपिक्स हम ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि यार इसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। इवेंचुअली हमें चाहिए कंपाउंडिंग रिटर्न, आज बनता है कल बनता है या फिर मार्केट क्रैश बनता है तब जाके हमें लेना है, वो अपने रिस्क एपेटाइट पर है। बट वी शुड नो कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक बार इसको ठीक से समझ लिया तो चांसेस है कि आगे जाके भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। Did you know like only 14% Indians hold some sort of a demat account? Either it can be CDSL and NSDL, that's a separate matter, but only 14% has a demat. But if you compare that with the US, it's around 62%. फिर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पर डीमेट का जो पूरा इकोसिस्टम इंडिया में वो सिर्फ दो प्लेयर के पास है, राइट। दो प्लेयर कौन सा है? सीडीएसएल या एनएसडीएल। सो दी होल अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो सिर्फ दो प्लेयर लो एंड यू आर डन। योर एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द depositories are covered. So that's a good thing. Second, so the लाइक इसके अंदर से फिर पैसा कैसे बन सकता है, राइट। सो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अभी आप वैल्यूएशन देखो तो काफ़ी एलिवेटेड है, तो इसके अंदर वैल्यूएशन वगैरह भी हम बाद में देखेंगे। बट ये वैल्यूएशन वाइज देखकर इसके अंदर मल्टीपैगर रिटर्न से ज़्यादा हमें इसके अंदर देखना चाहिए कि कैसे हमें इसके अंदर कंपाउंडिंग रिटर्न मिल सकते हैं, वो देखेंगे। Yeah, of course. First of all, like I'm not a SEBI registered advisor. I'm just trying to inform the regular people so that we all be aware about what's happening in the market, as well as ये कौन से बिजनेस टॉपिक्स है जिसकी वजह से हम कुछ लर्न करें और इवेंचुअली हम इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर पाए बेस्ड ऑन आवर डिस्क्रिप्शन। बट कंसिडर आई माई फैमिली एंड एवरीवन may or may not have a vested interest in this stocks. ओके, ये हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, सबसे पहले तो ये वाई ये डिपोजिटरीज है क्या, राइट। ये है क्या? सो इसको आप ऐसे समझो, ये ना डिजिटल वॉल्ट है आपके पास। जैसे कि हमारे पास बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके साथ हमें लॉकर फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो वहाँ पर क्या उसकी चाबी रहती है वो, और वो चाबी दे के आप लॉकर में जाके देख सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने सामान रखा है, मेरा गोल्ड रखा है, ज्वेलरी रखा है, मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सब कुछ वहाँ पर है। तो वैसे ही आपका डिजिटल वॉल्ट हो गया। तो ये डिजिटल वॉल्ट में क्या क्या हो सकता है आपका यहाँ पर आपके स्टॉक्स रहेंगे, फिर आपने ETF लिए या फिर म्यूचुअल फंड लिए। आपने आई एम 100% श्योर आपने देखा ही होगा कि आपके पास अगर सीरोतो का अकाउंट है तो आपके पास CDSL के स्टेटमेंट आता ही है, जो बोलते हैं कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CES। इसके अंदर क्या रहता है कि जितना भी वैल्यूज है, करंट पोर्टफोलियोज का वैल्यूज ऑन क्वार्टर एंड बेसिस, वो पूरा का पूरा लिस्ट डाउन होता है और आपको पब्लिश कर देते हैं। तो मतलब क्या करता है कि वो दिखाता है कि आपका अभी हमारे पास डिजिटल अकाउंट है, उसके अंदर इतना पैसा पड़ा है। ये ऑन द क्वार्टर एंड ये एक बार कंसोलिडेट करके रखते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ, ये डिजिटल वॉल्ट हुआ आपका। और इसके अंदर अभी ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाई आर दे आर बैकबोन, राइट। सो विदाउट द डिपोजिटरीज ना ये हमारा स्टॉक मार्केट फंक्शन नहीं कर पाएगा, स्पेशली दैट ये डिजिटल एरा में। अभी होता क्या है कि जो स्टॉक ब्रोकर है, राइट, जीरोधा, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, HDFC, ICICI डायरेक्ट, ये सब है जो हमारे ब्रोकर्स हैं। ये अपने जब भी आप शेयर्स लेते हो तो शेयर वो आपके बिहाफ पे ओन नहीं कर सकते, ठीक है। वो पावर ऑफ अटर्नी वगैरह वो पहले से ही लिखवा के ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपका सौदा कट करके जाने दूंगा। बट फिर भी जो एक्चुअल जो शेयर रहेंगे वो इवेंचुअली आपके पास CDSL या NSDL के अंदर रजिस्टर रहेगा और बोलेगा कि ठीक है, 100% के पास लेट्स से XYZ% के पास HDFC के शेयर से, इन्फोसिस के शेयर से वो, और कितना क्वांटिटी है, राइट, वो सब वहाँ पर लिस्टेड रहेगा। फिर रहेगा आपका म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपने कोई ना कोई निफ्टी 50 के ETF में या फिर निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके CDSL में एक एंट्री बन जाएगी। हाँ ठीक है, ये 100% के पास इतना म्यूचुअल फंड का यूनिट्स पड़ा है।
तो ये ऐसे बैकबोन है। ब्रोकर कुछ नहीं रखता यहाँ पर, राइट। ब्रोकर के पास पावर ऑफ अटर्नी हो सकता है, बट वो इवेंचुअली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आप ये स्टेप्स पे जाके ही ये ट्रिगर होगा। ऐसा नहीं है कि कल सुबह जाके 9:30 बजे को आप ग्रो को लगा कि नहीं इसके मुझे 1 लाख म्यूचुअल फंड बेच देने और बाकी का पैसा मुझे लेना, ऐसा नहीं हो सकता। ना ही HDFC कर सकता है, ना जीरोधा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ये विदाउट दिस ये हो नहीं सकता। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही आप ब्रोकर से ओपन करवाते हो, जैसे ग्रो से करवाते हो, जीरोधा से करवाते हो, HDFC से करवाते हो, तो सीधा ही आपका एक NSDL के साथ लिंक हो जाता है। इसके साथ आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर करते हो तो आपके अंदर अभी CDSL ने ये भी फैसिलिटी दे, पहले तो T+2 और T+3 वाला डेज थे, अभी तो T+1 आ गया। जैसे ही आपने ऑर्डर किया नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। डिपोजिटरी इसके अंदर क्या होता है कि डिपोजिटरीज जब भी ये T+1 करते क्या करते हैं कि कोई एक बायर रहता है, कोई एक सेलर रहता है, तो दोनों के बीच में ब्रिज के तरीके से काम करते हैं और एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं शेयर्स। क्लियर। फिर ये क्या करता है, इसके साथ ये डिविडेंड्स होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, ये सब कुछ ये ऑटोमेटेड प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मेरे पास 100 HDFC बैंक के शेयर है, उसका भी बोनस और ये सब आया था, राइट। तो उनको पता है कि ठीक है इसके पास 100 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बोनस मेरे अकाउंट में ही क्रेडिट कर देंगे। इसको थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है, आई थिंक सेबी इसके अंदर वर्क कर रही है, बट ये इवेंचुअली भी ये भी हो जाएगा कि आपके बोनस वगैरह जो अभी 10-10 दिन 12-12 15 दिन लगते हैं, वो आई थिंक विद इन 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। सो दिस इज द रीजन लाइक व्हाई दिस आर द बैकबोन्स। व्हाई ओनली 2 डिपोजिटरीज? सो ऐसा मुझे भी बहुत क्वेश्चन लगा कि यार 2 ही रिपोजिटरीज क्यों? अगर जैसे कि आप टेलीकॉम में देख लो तो बहुत सारे प्लेयर्स पहले थे, फिर वो कंसोलिडेट होकर अभी जाके आए कि सिर्फ एक्चुअली 2.5 प्लेयर ही है, बट ठीक है वर्चुअली आप बोल सकते हो कि ठीक है 4 प्लेयर है, जैसे कि आपके जियो हो गए, फिर हो गए एयरटेल, फिर वोडाफोन आइडिया जो कि पता नहीं वो ICU में है, और BSNL जो कि हिडन है, वो पता नहीं वो दिखता कहाँ पर है। तो ये 4 प्लेयर है, बट ठीक है आप इसको कंसिडर करो 2.5। बट ये भी एक समय पे ऐसा था कि टाटा डोकोमो था, फिर आपके पास ये एयरसेल था, बहुत सारे थे। मतलब आप देखो तो कम से कम 8 से 10 थे, और उसके अंदर तो ऐसे स्कीम आते थे कि आप देखो कि ये कार्ड ले लो, इसके अंदर आपको 1 महीने के लिए 5 GB डेटा मिलेगा, 10 GB डेटा मिलेगा। तो वो समय था। उसके अंदर क्या होता है कि कैपिटल आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। अभी यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर 2 ही रिपोजिटरीज है, तो ये एक्चुअली सेबी ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि एक प्लेयर करोगे तो प्रॉब्लम होगा मोनोपोली का। तो वो टैकल करने के लिए, एंटी कम्पिटिटिव रहने के लिए हमने 2 रिपोजिटरीज को अलाउ किए। और मोस्ट कंट्रीज आप देखोगे तो वहाँ पर एक ही है, बट वहाँ पर आई थिंक वो प्रॉफिट रेयरिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर उन्होंने किया। बट इंडिया ने 2 अलाउ किए जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ बैलेंसिंग एक्ट बना रहे, और बट नॉट मोर, बिकॉज अगर 5-6 हुए राइट, तो सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट का होगा कि कोई ना कोई आके कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑफर दे देगा, और इसके अंदर फिर वो प्रॉफिट के लिए मार्केट बचेगा। दूसरा रहेगा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, NSDL से जाएगा, फिर मानो 5 हमारे डिपोजिट है तो सबके अंदर सिंक करना, सबको वापस अंदर लाना, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा सिक्योरिटी, जितने बड़े आपके जितने ज़्यादा डिपोजिटरीज उतने ही आपके रिस्क रहते हैं साइबर सिक्योरिटीज़ के। फिर इन्वेस्टर को ट्रस्ट भी नहीं आता कि यार एक से जाके दूसरे में जाके ये डिपोजिटरीज में अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहे, मतलब शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट मुझे आ क्यों नहीं रहे जल्दी, राइट। तो ये मतलब जितने ही आप इसके अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहोगे वो प्रॉब्लम ही होगा। तो सेबी ने बहुत मतलब ये ओवरऑल हमारे इंडियन इकोसिस्टम में अच्छा है कि सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, और इसका बेनिफिट हमें आई थिंक मिलना चाहिए आगे जाके। नाउ वाई जायंट्स कैन नॉट एंटर? सो देखो, इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, इसके अंदर प्रॉफिट आपका बैठे बैठे आता है, आपको सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करना है एंड फिर आपको ओपन कर देना है, राइट। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि तो फिर ये जियो ब्लैक रॉक भी आ रहा है, फिर HDFC भी है मेरा, फिर ये आदित्य बिरला है, अदानी है, ये सब क्यों नहीं घुस रहे इसके अंदर, राइट। ये तो हो सकता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्पेंड करना है ना, ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे डाल देंगे एक बार, फिर आप एंजॉय करो, फिर डिविडेंड्स और छोटा 1%, 0.5% अपने प्राइसेस को इंक्रीज करो और मलाई खाओ बैठे बैठे। बट नहीं, सेबी ने इसको एक्चुअली फिक्स प्राइसेस कर दिया है, राइट। फिर इसके अंदर मार्जिन का ज़्यादा चांसेस नहीं है,
तो उससे क्या है कि आपके जो मार्जिन है वो कंट्रोल्ड है। दूसरा हाई फिक्स कॉस्ट, सो आईटी इंफ्रा वगैरह वन टाइम कॉस्ट है, बट उसको मेंटेन भी रखना होता है, राइट, कि ऐसा नहीं कि वन टाइम लगा दिया फिर ऑटोमेटिकली रन होगा, नहीं, मेंटेनेंस भी है। एंड CDSL एंड NSDL आई थिंक 98% ऑफ द एरियाज जहाँ पर ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो अगर कहीं तो स्कोप होना चाहिए ना कि अपने अदानी को आना है, अंबानी को आना है, तो कहीं स्कोप तो होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर उनका कवरेज नहीं है तो क्या करें, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया में पूरे में कवर्ड है, तो ये अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम है बाकी के प्लेयर्स के पास। रेवेन्यू मॉडल देखो तो बहुत ही सिंपल है, मतलब सबसे बढ़िया जो धंधा होता है ये वाला होता है, कैश फ्लो वाला, प्योर कैश फ्लो। इंफ्रा सेटअप करो, मेंटेन करो और सीधा आप जो दो ब्रिज जाते हैं उसके अंदर से मार्जिन कमाओ। तो इसका इतना रेवेन्यू मॉडल सिंपल है कि डिपोजिटरीज आर नॉट फ्री, राइट, दे अर्न इनटू टू मेन वेज। एक होता है रिकरिंग सर्विसेज, जैसे कि कंपनी से वो उनको एनुअल कस्टडी फीस देते हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास आपके शेयर के लिस्टिंग वगैरह रहेंगे तो आप मुझे उनकी फीस दे दो। फिर ब्रोकर है, जैसे कि CDSL और जीरोधा का टाइप है, तो ब्रोकर है उसको अकाउंट का मेंटेनेंस के नाम से चार्जेस देगा। ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, तो इसके अंदर रहेगा कि फीस फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, राइट, व्हेन यू बाय और सेल, ये ट्रांजेक्शन लगता है। आप कभी भी शेयर को बाय और सेल करके देखना, आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है एक थोड़ा सा तो वो पैसा जाता है वहाँ पर। तो ये हो गया आपका, राइट, तो ये ट्रांजेक्शनल सर्विसेज हो गया। इसके अंदर आप कह रहेंगे कि कंपनीज IPOs देते, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, ये सब भी रहते, इसके अंदर भी आपको पैसा CDSL और NSDL को देना होगा। तो ये रेवेन्यू मॉडल हो गया। तो रेवेन्यू मॉडल आप देखो बहुत ही सिंपल से रेवेन्यू मॉडल है, और इसके हर ट्रांजेक्शन पे आप शेयर के जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा आपको इसके अंदर ये ब्रिज है, ठीक है, टोल गेट है, यहाँ पर आपको सिर्फ पैसा जमा करवाना है, दैट्स इट। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कैश का वो है। अभी ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, राइट, तो देखा जाए तो 14% इंडियन के पास अभी ऑलरेडी हमारे पास है, बट ये कितना हो सकता है। तो अभी आप देखोगे टोटल 20.6 करोड़ इंडियंस हैज अ डीमैट अकाउंट, बट उसके सामने ड्रीम 11 के यूजर, अभी ड्रीम 11 वैसे बंद हो गया, बट फिर भी ड्रीम 11 के 25 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स थे। और ये भी कुछ इंटरेस्टिंग आया था, वो जो ये जो इनके फाउंडर थे अर्शचैन, उन्होंने बोला था कि आउट ऑफ ऑल दी दिस 25 करोड़ अकाउंट्स, 95% of the accounts do not have amount more than 10,000 और they haven't lose anything more than 10,000। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब कि ऐसा भी है कि लोग सिर्फ अकाउंट खोलते और ऐसे ही 5-10 रुपये लगा देते और देखते ठीक है क्या होता है, देखते अगर आ गया तो ठीक है अपना खाने का हो गया, नहीं आया तो जान दो क्या प्रॉब्लम है, 10 ही रुपये तो जा रहे हैं। तो बट ठीक है वो साइड टॉपिक पे आ गए। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस करंट सिनेरियोस, राइट। तो इसके अंदर देखोगे तो डीमेट अकाउंट 20 करोड़ से और 25 करोड़ आपके ड्रीम 11, तो मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। बट इसके अंदर स्टॉक मार्केट में जो आता है वो एक्चुअली पैसे वाला बंदा ही आता है कि उसके पास एटलीस्ट कुछ सरप्लस हो, इन्वेस्टेबल सरप्लस हो। अभी तो FNO के लिए भी आ जाता है कोई भी, बट वो अलग बात है। बट हाँ इसके अंदर पैसे रहेंगे वही लोग आएंगे। तो दूसरा कीकर है आपके पास पान कार्ड, सो टोटल 78 पान होल्डर्स है, और इसके अंदर आप देखोगे हुप बहुत ही ज़्यादा आपके पास आगे जाके आप देखोगे तो कम से कम 25 से 30 करोड़, राइट, ये डिकाउंट्स प्रोजेक्शन है। तो ये आगे जाके भी इसका ग्रोथ होने वाला है। गवर्नमेंट का विजन है कि आप जितना भी हो सके उतना डिजिटल पे पुश करो। तो ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको लगेगा हाँ ठीक है इवेंचुअली ये आगे जाके ग्रोथ हो सकता है। तो दिस आर दी ग्रोथ कीकर्स। तो इसके अंदर बट फिर भी ग्रोथ में ऐसा नहीं होगा कि नहीं अभी क्या है ना कि सबको हर घर जाके डीमेट अकाउंट देना है तो गवर्नमेंट को स्कीम निकालेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर वॉलंटरियली जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास इन्वेस्टिंग सरप्लस होगा, वही बंदा आएगा यहाँ पर और वही अकाउंट खुलवाएगा और वहीं से आपका रेवेन्यू के पुल जनरेट हो गए। बट द की पॉइंट इज अगर आपको बिलीव है कि ठीक है अभी मेरे पास टोटल 78 पैन कार्ड होल्डर्स है, उसमें से मानो सिर्फ 10 करोड़ पेयर से टैक्स पेयर से, तो वो आगे जाके 10 का 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा। अगर वो बिलीफ है तभी जाके ये बिजनेस का सेंस बनता है। ये ऑटो ट्रिगर होगा, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि डोर जाके आप अकाउंट ओपन करवाओगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ से प्रॉफिट आने लगेगा। तो ये नहीं है, ये नेचुरल ग्रोथ होगा यहाँ पर, ये होगा कंपाउंडिंग स्टोरी होगी।
अभी अभी क्वेश्चन है कि ठीक है, तो फिर डिसरप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि सब जगह यही बात हो रही है, एआई है, एआई है, फिर ब्लॉकचेन है। तो देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के चांसेस कम है। एक ब्लॉकचेन का एक खतरा था यहाँ पर कि ब्लॉकचेन से जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम हो रहा था, तो उसे भी हो इसको मतलब इसको सेट्स को भी आप ऐसे ही होल्ड करो, बट वो लग नहीं रहा है। उसके लिए आपको रेगुलेटर को ऑनबोर्ड होना रहेगा, कंट्री को ऑनबोर्ड होना रहेगा, और उसके पहले कोई भी लीडर को पहले ऑनबोर्ड होना रहेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें होगी तब जाके ये हो सकता है, बट ये नियर फ्यूचर में लग नहीं रहा है। और अगर इसको करना भी है तो ये ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन को ये CDSL और NSDL इंप्लीमेंट कर देंगे, बोले ठीक है हम T0 पे आपको सेटलमेंट दे देंगे, तो चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस कम है, बट यू नेवर से नेवर, राइट। अगर होगा तो ये एक वॉचफुल सिनेरियो हो सकता है। कैन एआई और ब्लॉकचेन किल देयर बिजनेसेस? तो एक्चुअल आंसर इज मोस्टली नॉट, बट बी वॉचफुल। एआई वगैरह का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो एआई से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हम जो कंप्लाइंसेस है वो सब इजी, फास्ट और मतलब जल्दी हो गया, रिलायबल चीज़ होगी, तो इससे वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। Now let's look at the actual face off between NSDL versus CDSL. So NSDL founded in 1996, first mover advantage, controls custody value of 6.5x larger, favored by institutions. So NSDL है ना, वो ज़्यादातर देखा गया कि वो इंस्टीट्यूशनल मनी ही मैनेज कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेज नहीं कर रहा, मैं कहूँगा कि शायद इंस्टीट्यूशनल के मनी के अकाउंट वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। CDSL ऑन दी अदर एड देखोगे आप, तो यहाँ पर ये ज़्यादातर इनके अकाउंट से रिटेल के पास, आई थिंक रिटेल के पास उसका मैं तो सबसे पहले श्रेय दूंगा जीरोधा को, कि जीरोधा के जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी रही वो उसका सीधा बेनिफिशियरी हुआ है आपका CDSL, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल अकाउंट्स देखोगे तो 4x मोर डीमेट अकाउंट है, बैक्ड बाय डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड द फिनटेक्स, राइट। तो जैसे जीरोधा मैंने बोला 80 से 85%, 80 to 85% रेवेन्यू इज अ कोर डिपोजिटरी बिजनेस एंड स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, मार्जिन वगैरह बहुत अच्छा है, तो बहुत ही मतलब मार्जिन में देखो एकदम फुल पोटेंशियल पे चल रहा है, तो यहाँ पर उसका मार्जिन ज़्यादा करने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। अभी बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो NSDL में अभी ऑफ लेटली वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज हाफ ऑफ इट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम इट्स लो मार्जिन पेमेंट बैंक। सो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो धंधा है उनका इंस्टीट्यूशनल रहता है, तो उनके जो बैंकिंग वगैरह से जो पेमेंट्स है वो काफ़ी लो मार्जिन वाले बिजनेस है। CDSL का उसके सामने देखोगे तो ये इस लेजर फोकस्ड ऑन द प्रॉफिटेबल कोर बिजनेस, और इनका जो क्लाइंटेल है वो भी ज़्यादातर रिटेल है, तो यहाँ पर आपका सीधा डिस्काउंट ब्रोकर के साथ टाई अप रहता है और वहाँ से आपको पास सीधा मार्जिन हाई मिल जाता है। तो CDSL हाई रिटेल बेस, बेटर मार्जिन, NSDL इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस बट वीकर प्रॉफिट्स। बट इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल जो NSDL की बात है ना, ये स्टिकी कस्टमर्स है, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी हो डिस्काउंट ब्रोकर, तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 डिस्काउंट ब्रोकर में ओपन करके रखा है तो मैं 5 में शेयर लूँगा, राइट। बट इंस्टीट्यूशनल है उसका वो स्टिकी रहते हैं, बट जो रिटेल है वो ऑलवेज क्या करेगा, इसमें भी खोलेगा उसमें भी खोलेगा, अपने मानो 5 डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ये अपना जीरोधा है, तो हम तीनों में अकाउंट को रखेंगे, उसमें सब में 5-5 लाख डाल देंगे। हाँ ठीक है, हम यहाँ से वहाँ मूव नहीं करेंगे पैसे, बट इंक्रीमेंटल जो हमारा जो शेयर बाय सेल रहेगा वो वही रहेगा। सो बेसिकली करना क्या है, देखो अभी आप देखोगे तो ये फुल्ली प्राइस्ड इन है, ये जो बिजनेसेस है वो फुल्ली प्राइस्ड इन है, मतलब 65 का पी CDSL पे, NSDL पे 72 का, ये कोई लुक्रेटिव है नहीं। पहले एक समय था जब टाइम पे हमने पोजीशन लिया था, बहुत टाइम पहले, आई थिंक कोविड से भी पहले, कोविड में उसमें हमें बहुत बड़ी मार भी पड़ी, बट ठीक है वो रिकवर हो गया, वो एक्चुअली कंपाउंडिंग स्टोरी थी मेरे लिए तो। बट इसके अंदर अभी ऐसा नहीं है कि अगर डीप मिले तो लेना चाहिए, या फिर दूसरा रहना चाहिए कि आप एक्यूमुलेट करो डेली या मंथली या कुछ भी वीकली, कुछ भी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, अगर वो होगी तभी आपको इसके अंदर पैसा बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि डू नॉट एक्सपेक्ट मल्टीबैगर फायरवर्क्स, ठीक है, इसके अंदर मल्टीबैगर रिटर्न नहीं आएंगे, बट हाँ ठीक है, एक डीप आया 30% 40% का आपने बाई कर लिया तो ठीक है, आपके चांसेस ज़्यादा है वो ग्रीन में रहने के, बट इसके अंदर स्टेडी कंपाउंडर स्टोरी तो पक्का है।
अगर अगर आपने इसको लेकर रख दिया और आपने 20 साल तक रख लिया तो चांसेस ज़्यादा है कि इसके अंदर से आपके पैसे बनेंगे और आपको चांसेस है कि आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये लेना चाहिए, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर मैं रहता तो अगर मेरे पास कंपाउंडिंग के लिए कोई मनी रखना होगा तो मैं पक्का इसके अंदर रखता। तो दिस इज इट व्हाट आई वांट टू कंसिडर दैट एज अ एंड टू दिस वीडियो, राइट। कि बिजनेसेस अच्छे हैं, कंपाउंडिंग स्टोरी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो दोनों ले लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, और कम से कम 20-25 साल तक वेट करो। डिविडेंड आपके बहुत अच्छे आएंगे और आप अच्छे से इसको राइड भी कर पाओगे। दैट्स इट। चलो मिलते हैं। अगर आप इसको होल्ड करते हैं कि नहीं मुझे बताना, ठीक है। अगर होल्ड करते हो तो क्यों करते हो और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है वो मुझे जाननी है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मैंने जो उस टाइम पे कोविड लो पे ले लिया था, NSTL में अभी तक मेरा एंट्री नहीं हुआ है, मैं अभी भी वेट कर रहा था, बट वो भाग गया, वो अलग बात है। बट मैं NSTL में आई थिंक रेगुलर फ्लो डालने की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर एवरी मंथ में कुछ ना कुछ चंक डालूंगा, बट ठीक है वो मैं देखता हूँ कि कैसे करना है। बट आप मुझे पक्का बताना कि आपने कहीं पर इसमें से इन्वेस्ट किया है कि नहीं और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। सो या आई वुड लाइक टू नो। सो चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लोजिंग रिमार्क्स ऑफ द डम मनी। थैंक यू। चलो बाय बाय।